जो नेक्स्ट लास्ट लेक्चर हमने किया था वो हमने किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसके बाद हमने किया था नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और उसके बाद हमने किया था नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और उसके बाद हमने किया था काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो हमने पढ़ा था काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल में 2 कैटेगरी होती है। एक होती है अकाउंटिंग कंसेप्ट, जैसे एक होती है अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अजम्पशंस, एंड सेकंड है अकाउंटिंग कन्वेंशन। आज इस लेक्चर में हम इन अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अजम्पशंस है क्या। इन ऑर्डर टू मेक the accounting language convey the same meaning to all people, and to make it more meaningful, most of the accountant has agreed on a number of concepts which are usually followed for a preparing the financial statement। उन्होंने कहा कि जो अकाउंटिंग लैंग्वेज है, अकाउंटिंग लैंग्वेज को सेम मीनिंग के साथ और जो सेम मीनिंग के साथ ऑल पीपल्स, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल जो यूजर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं, उनको सेम मीनिंग कन्वे करने के लिए मोस्ट ऑफ अकाउंटेंट एग्री हो गए हैं कि वो नंबर ऑफ कंसेप्ट को यूजली फॉलो करेंगे इसके लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए नंबर ऑफ कंसेप्ट होते हैं अकाउंटिंग के, उन सभी कंसेप्टों को यूज़ करने के लिए नंबर ऑफ जो अकाउंटेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ अकाउंटेंट होते हैं, जो वो एग्री हो गए हैं कि हम उन सभी कंसेप्ट को क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो हम प्रिपेयर करते हैं, उन सब को फॉलो करते हुए हम जो कंसेप्ट है उनको क्या करके चलेंगे, फॉलो करके चलेंगे, ताकि जो लोग हैं, जो एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र है, उनको अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन और सभी को सेम मीनिंग के साथ हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। दीज कंसेप्ट प्रोवाइड ए फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। जो ये जो कंसेप्ट है, जो ये कंसेप्ट है अकाउंटिंग के, वो एक नींव प्रदान करते हैं किसको, अकाउंटिंग प्रोसेस को। नो एंटरप्राइजेज कैन प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट कंसिडरिंग दीज बेसिक कंसेप्ट और अजम्पशन। कोई भी एंटरप्राइजेज, कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस क्या नहीं कर सकता, कैन प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर नहीं कर सकता विदाउट विदाउट कंसिडरिंग इन 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 जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं इनको कंसीडर, और जो बेसिक एग्जाम्पशंस होती हैं इनको कंसीडर किए बिना, इनको लिए बिना कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी एंटरप्राइज प्रिपेयर नहीं कर सकता। दीज कंसेप्ट गाइड हाउ ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। जो ये कंसेप्ट होते हैं ये हमें बताते हैं कि हमें गाइडलाइंस देते हैं कि ट्रांजेक्शन को हमने कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे इसकी रिपोर्ट तैयार करनी है, कैसे कोई स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। तो फॉलोइंग में भी ट्रीटेड एज ए बेसिक कंसेप्ट एंड अजम्पशंस। तो इनको हम क्या कहते हैं, बेसिक कंसेप्ट और अजम्पशंस बोलते हैं। हाँ, तो फिर हमें यहाँ पर क्या देख रहे थे कि जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है और अकाउंटिंग अजम्पशंस है, तो ये कुछ हमारे कंसेप्ट और अजम्पशंस हमें चैप्टर में दिए गए हैं। तो फर्स्ट हमारा रहेगा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, एज पर दिस कंसेप्ट it is assumed that the business will continue to exist for a long period in the future। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो क्या करेगा, फ्यूचर में लॉन्ग टाइम तक क्या करेगा, एग्जिस्टेंस में रहेगा। द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ द बिजनेस ऑन द अजम्पशंस दैट इट इज कंटिन्यू एंटरप्राइजेस। जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर, बुक्स के अंदर, तो हम ये मान कर ये एजम्पशंस के बेस पे करते हैं कि जो बिजनेस है वो लॉन्ग रन तक क्या रहेगा, काम करेगा। ठीक है जी। It is on the concept that we record fixed asset on their original cost, and depreciation is charged on these assets without reference to their market value। तो इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो हमारी फिक्स एसेट होती है उनको ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हम शो करते हैं, और जो डेप्रिसिएशन होती है वो भी उसकी फिक्स प्राइस पे लगती है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगती है, ना कि हम मार्केट प्राइस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि माना कि एक मशीनरी आप परचेज़ करते हैं और उसके आप मान के चलते हैं कि वो नेक्स्ट 10 साल तक आप उसको यूज़ में लेंगे।
ठीक है जी। जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी है उसको हम क्या करेंगे, अब डिवाइड कर देंगे कितने सालों में, 10 ईयर में डिवाइड कर देंगे। जब भी हम नेट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस निकालेंगे ईच ईयर का, तो इसका जो एक्सपेंसिस है, जो कॉस्ट है, वो 10 ईयर में हम डिवाइड कर देंगे। इसी इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न, इसी कंसेप्ट को बेस मान के हम जो मशीनरी की फुल कॉस्ट है वो उसी ईयर की एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे, उसी ईयर की कॉस्ट नहीं मानेंगे जिस ईयर हमने मशीनरी को क्या किया है, परचेज किया है। बल्कि हम ये मान के चलेंगे कि बिजनेस लॉन्ग चलेगा, जो मशीनरी है वो भी लॉन्ग ईयर तक से काम करेगी, और जितने साल हम अज्यूम कर रहे हैं कितने साल वो काम करेगी, उतने नंबर ऑफ ईयर में हम उसकी कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे और नेट प्रॉफिट को इस कंसेप्ट के बेसिस पे हम निकालते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट इज है इरेलीवेंट। जो वो कहते हैं कि मार्केट वैल्यू क्या होती है, इरेलीवेंट होती है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एंड इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। और ना ही हम क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू पे हम बैलेंस शीट में रिकॉर्डिंग करते हैं, एज द एसेट आर नॉट गोइंग टू बी सोल्ड इन द नियर फ्यूचर। क्योंकि हमने पता है कि जो एसेट है वो नियर फ्यूचर सोल्ड, हम सेल उसको नहीं करने वाले हैं, हम उसको बिजनेस के अंदर यूज़ करने वाले हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है जी। और इसी इसके बाद ही इसी कंसेप्ट में वो कह रहे हैं, it is also because of the going concern concept that outsider party enter into the long term contract with the enterprises। ये जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है कि जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक रन करेगा, इसी बेस पे, इसी की कारण जो आउटसाइडर पार्टी होती है, जो हमारे क्रेडिटर है, बैंक है, इन्वेस्टर है ना, वो क्या गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए एंटर करती है एंटरप्राइजेज में। अब वो क्या देती है, लोन देती है, और हमारे डेटर्स और हमारे शेयर्स को, एंटरप्राइजेज के शेयर्स को परचेज करती हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ दिस कंसेप्ट इज दैट प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो इसका एक अनदर एग्जांपल है। जैसे जो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उसको कभी भी हम रिलाइजेबल नहीं बनाते, है ना, लेकिन इसकी जो बैलेंस शीट, इसकी जो एंट्री है हम कहाँ करते हैं, बैलेंस शीट में करते हैं। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो एक्सपेंसेस हमने आज किए हैं फ्यूचर में वो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट प्रदान करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो एक्सपेंसेस हम आज कर रहे हैं, ये हम जिस बिजनेस के लिए कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो बिजनेस लॉन्ग टाइम तक रन करेगा। ठीक है जी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपने कोई भी सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लिया, आज लेते हो लेकिन फ्यूचर तक उसको क्या करते हो, फिर आप यूज़ करते हो। ऐसे ही अगर आपने कोई भी वो एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रही हैं, तो उसका जो फीस है वो आप आज पे कर रहे हैं, लेकिन बेनिफिट क्या है, आप उसका फ्यूचर में लेने वाले हैं। तो जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये भी किस बेसिस पे एंट्रीज की करते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेसिस पे हम इसको एसेट साइड बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा टॉपिक है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, वो ये कहता है कि हम ये अजम्पशंस बेस्ड काम करते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक रन करेगा, और जितने भी एक्सपेंसेस हम करते हैं, और जैसे मशीनरी को बाय करने के लिए या कोई ऐसे एसेट्स कोई भी हम परचेज करते हैं, उसको हम ये मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ़ ईयर हम इसको यूज़ करने वाले हैं, और उसको उसकी कॉस्ट को हम क्या करेंगे, उतने ईयर्स में हम डिवाइड करेंगे, ना कि उसी साल हम उसको चार्ज करते जिस साल इसको परचेज किया है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा रहता है फिर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब होता है एक रूपता। ठीक है जी। दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट काउंटिंग प्रिंसिपल एंड द मेथड शुड रिमेनिंग कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। हम ये कहते हैं कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल रहते हैं वो क्या रहे, सेम रहे ईयर टू अनदर ईयर। मतलब हर साल जो काउंटिंग प्रिंसिपल्स और जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो क्या रहे, सेम रहे। दिस शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये चेंज नहीं हो, ये कंसेप्ट क्या कहता है कि हमारे जो काउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जो काउंटिंग मेथड्स होते हैं, वो सेम होने चाहिए हर साल, और ये हर साल चेंज नहीं होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू अनेबल द मैनेजमेंट टू कंपेयर द PNL, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्योंकि इस ऐसा करने से जो मैनेजमेंट होती है वो PNL और बैलेंस शीट को कंपेयर करने में अनेबल हो जाती है डिफरेंट पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है। एंड द इम्पोर्टेंट कंक्लूजन अबाउट द वर्किंग ऑफ एंटरप्राइजेज। और वो ना तो कंपैरिजन, अगर हम हर साल डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे तो हमारी जो मैनेजमेंट होती है वो अनेबल हो जाएगी उनको हमारे जो PNL है ईयर टू ईयर कंपैरिजन करने में, और कोई भी वर्किंग ऑफ एंटरप्राइजेज के बारे में कोई भी कंक्लूजन को ड्रॉ करने में वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, अनेबल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बोला है कि ताकि हमारी जो मैनेजमेंट है डे टू डे जो भी हमारा वर्किंग रहता है
उनके लिए जो कंक्लूजन उन्होंने प्रिपेयर करना है और जो कंपैरिजन उन्होंने करना है वो बहुत ईजिली कर पाएँ। इसलिए हमें अपने अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स है, जो मेथड है, वो सेम रखनी चाहिए हर साल अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। इफ़ ए फर्म अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन टू अकाउंटिंग पीरियड, अगर कोई भी फर्म है, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट टू अकाउंटिंग पीरियड है और उनमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ करती है, प्रिंसिपल यूज़ करती है, प्रॉफिट ऑफ द करंट पीरियड विल नॉट बी कंपेरेबल विद द प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड। तो हम कह सकते हैं कि करंट ईयर के प्रॉफिट को कभी भी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से कंपैरिजन नहीं कर सकते अगर कोई भी फर्म डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स को, प्रिंसिपल्स को यूज़ करती है टू टर्म्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ए फर्म कैन चूज एनी वन ऑफ द सेवरल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़ते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं। मान लो वो है स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड एनी अदर, बट it is expected that the method once choose will be followed consistently year to after year। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर कोई भी फर्म एक बार जो मेथड चूज कर लेती है तो ईयर आफ्टर ईयर वो उसी सेम मेथड पे डेप्रिसिएशन को फॉलो करेगी, चाहे वो कौन सा ही मेथड वो अडॉप्ट कर रही है। लाइकवाइज द मेथड ऑफ द स्टॉक वैल्यूएशन है एंड द मेकिंग प्रोविजन फॉर लाइकली बेड डेट्स है, बेड डेट्स के प्रोविजन के रिगार्डिंग जो मेथड हम लेके चल रहे हैं और स्टॉक वैल्यूएशन के लिए जो मेथड हम लेके चल रहे हैं वो हम ईमान के चल रहे हैं कि वो क्या रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे प्रीवियस ईयर की जैसे ही। मतलब एक जो फर्म है, एक जो फर्म है वो कभी भी ईयर टू ईयर अपने मेथड्स को क्या नहीं करेगी, चेंज नहीं करेगी, ताकि वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को करंट ईयर के प्रॉफिट से कंपैरिजन कर सके। और उन मेथड्स में उन्होंने बोला कि मेथड कौन से सेम रखेगी, जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड है, स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड है, प्रोविजंस बेड डेट्स वाला है कि कैसे आप प्रोविजंस को बना रहे हैं बेड डेट्स को रिकवर करने के लिए। तो वो जो मेथड है वो आप क्या करेंगे, सेम रख के चलेंगे। और इसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आप सेम नहीं रखते, अदरवाइज द डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटेंट विल बी मिसलीडिंग। तो अगर आप सेम नहीं रखते और उसके सेम नहीं रखते और फिर आप फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं तो वो कंपेरेबल नहीं होते, उनकी वर्किंग कंडीशन के कंक्लूजन्स आप राइट तरीके से नहीं निकाल सकते। तो उनके अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एक फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट मेथड हर साल यूज़ करती है तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा मिसलीड कर सकती है उनके जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उनको। But the consistency concept should not be taken to mean that it does not allow a firm to change the accounting method according to change the circumstances of the business। उन्होंने बोला है कि कंसिस्टेंसी मेथड का मतलब ये नहीं होता, ये जरूर कहते हैं कि हमें सेम मेथड अपनाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहते कि अगर हमें कोई सर्कमस्टांसिस ऐसी है, कोई सिचुएशन ऐसी है कि हमें अपने अकाउंटिंग मेथड में चेंज करना है या बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है तो उसको वो चेंज को अलाउ भी करती है। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार आप चेंज करते ही रहें। मतलब कोई सर्कमस्टांसिस को सिचुएशन ऐसी आए जो बिजनेस के फेवर में है चेंज करना, तो आप उसको चेंज को कर सकते हैं। अदरवाइज द अकाउंटिंग विल बी बिकम नॉन फ्लेक्सिबल एंड इम्प्रूव टेक्निक्स ऑफ अकाउंटिंग विल नॉट बी यूज्ड। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हमारी अकाउंटिंग क्या बन जाएगी, नॉन फ्लेक्सिबल बन जाएगी, और हम कभी भी अकाउंटिंग की जो इम्प्रूव टेक्निक है उनको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। If the accountant feel that the change in the important method will be lead to better disclosure P&L and financial position of the business, अगर किसी भी अकाउंटेंट को लगता है कि चेंज जरूरी है, कि जो मेथड है, जो प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, जो एंट्री रिकॉर्डिंग में जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसमें चेंज जरूरी है और जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है, अगर और जिसकी वजह से हम अपने प्रॉफिट को, बैलेंस शीट को, फाइनेंशियल पोजीशन को, बिजनेस को अच्छे से बेटर तरीके से डिस्क्लोज कर सकते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ उनको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी वो चेंज कर रहे हैं उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुट नोट पे लिखना पड़ेगा कि ये चेंज किया है, ताकि जो हमारे इंटरनल जो चेंज है, जो मेथड हम लेके चल रहे हैं, जो चेंज हम करके चल रहे हैं, जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उसके बारे में अवेयर हो जाएं कि इस बार ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अकाउंटिंग मेथड में, उनके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, कंसेप्ट में कुछ चेंज किया है। तो ये क्या था, हमारा जो कंसेप्ट था वो था कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट वो कहते हैं कि एक फॉर्म को क्या करना चाहिए, एक जैसा मेथड, एक जैसे प्रिंसिपल्स को पूरे रिकॉर्डिंग करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ करना चाहिए। एक जैसे मेथड को डेप्रिसिएशन के लिए और जो प्रोविजंस हैं, जो स्टॉक की वैल्यूएशन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स उनको नहीं यूज़ करने चाहिए, बल्कि
ईयर टू ईयर उनको ईयर आफ्टर ईयर उनको सेम मेथड को रिपीट करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो मेथड को चेंज ही ना करे। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे चेंज ज़रूरी है और नए इम्प्रूव टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग आ गई है, हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, और जो चेंज है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और बेटर अच्छे तरीके से मतलब उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, तो हमें वो चेंज ज़रूर करने चाहिए। लेकिन बस उस चेंज को आप फुटनोट में आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज़रूर डाल दें। हाँ जी, तो नेक्स्ट अब हम थर्ड हमारा करेंगे अक्रूल कंसेप्ट। इन अकाउंटिंग अक्रूल बेसिस इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। हम कह सकते हैं अकाउंटिंग में अक्रूल बेसिस को हम यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग पर्पज़ में। इट प्रोवाइड मोर अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन, ये हमें मोर अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज एज कम्पेयर्ड टू कैश बेसिस। एज वो उन्होंने बोला कि जो कैश बेसिस कंसेप्ट होता है, जो कैश बेसिस हम एंट्री करते हैं, उस कंसेप्ट के कंपैरिजन जो हमारा अक्रूल कंसेप्ट होता है वो हमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। ठीक है जी। एक्चुअल कंसेप्ट अप्लाइड इक्वली टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस। ठीक है, ये दोनों ही कंसेप्ट पे सेम तरह से इक्वली अप्लाई होता है। हमारे रेवेन्यू होते हैं, हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो अक्रूल कंसेप्ट है वो इक्वली वहाँ पर अप्लीकेबल है। इन अक्रूल कंसेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डिंग व्हेन सेल आर मेड, सर्विसेज आर रेंडर एंड इट इज़ इन मटेरियल्स वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। उन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट जो अक्रूल कंसेप्ट होता है वो इक्वली अप्लाई होता है रेवेन्यू पे और एक्सपेंसेस पे। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हमने सेल कर दी है और या सर्विसेज रेंडर कर दी है, चाहे हमें कैश रिसीव हुआ हो ना हुआ हो, उसकी एंट्री हम क्या कर देंगे, हमारी बुक्स में कर देंगे। सिमिलरली इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट जो एक्सपेंसेस है आर रिकॉर्डिंग इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे असिस्ट इन अर्निंग द रेवेन्यू। एक्सपेंसेस को उसी ईयर हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग पीरियड के उसी अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे जिस टाइम उसने अर्निंग रेवेन्यू में हेल्प की है। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि जो अक्रूल कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का मतलब होता है कि हम जो कैश बेसिस कंसेप्ट से ये मतलब एक अच्छी अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारी जो बिजनेस एंटरप्राइज होती है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। और जो अक्रूल कंसेप्ट है वो इक्वली अप्लीकेबल होता है रेवेन्यू पे भी और हमारे एक्सपेंसेस पे भी। जैसे रेवेन्यू है, हम कब कब उसको रेवेन्यू मानेंगे, अगर हमने सेल कर दी है और अगर हमने सर्विस रेंडर कर दी है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास कैश आ गया है, तो इसकी एंट्री हम उसी अकाउंटिंग पीरियड में कर देंगे जब हमने सेल डन कर दी है। इसी टाइप से जो एक्सपेंसेस है उसकी रिकॉर्डिंग भी उसी अकाउंटिंग पीरियड में कर देंगे जिस अकाउंटिंग पीरियड में उस एक्सपेंसेस ने रेवेन्यू को कमाने में असिस्टेंट दी है, अपनी मतलब हेल्प की है। चाहे कैश हमें फ्यूचर में ही क्यों ना पे किया हो, लेकिन उसकी एंट्री उसी अकाउंटिंग पीरियड में हम कर देंगे जिस टाइम उन्होंने रेवेन्यू को अर्न करने में हेल्प की है। ठीक है जी। इसके बाद दोज टू बी अनसर्टेन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड शो द true positions of the enterprise at the end of the accounting period. All expenses and income related to accounting period are recording where actual cash has been been paid or received or not. Accrual concept is often described as matching concept. उन्होंने बोला है कि जो ट्रू प्रॉफिट होता है और लॉस होता है अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, जो हमारा ट्रू प्रॉफिट है लॉस है वो शो एक ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है एंटरप्राइजेस को। एट जो ये मेथड है हमारा एक्रूल कंसेप्ट है, ये एक ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान शो करता है। और एक मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहती है, फाइनेंशियल पोजीशन रहती है एंटरप्राइजेस की इनकम और एक्सपेंसेस को लेके, वो भी एक बहुत अच्छे से ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। तो हम कह सकते हैं कि अक्रूल कंसेप्ट का मतलब होता है कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जिस साल किए गए हैं उसी साल, जिस साल इनको किया गया है उसी साल इनको रिकॉर्ड करना, ना कि जिस साल ये रिसीव होंगे उस साल इनको रिकॉर्ड करना। ठीक है जी।